ये आदमी बहरा है या नशे में है? अबे ओ पागल, मरना चाहता है क्या? बीच रोड से हट जा वरना ट्रक चढ़ा देंगे। अबे सुनाई नहीं दिया क्या? कालिया, ये पक्का बहरा है, जा सामने से हटा करा। ठीक है भाई, जैसा तू बोले। अबे मोटी खोपड़ी के इंसान, हम कब से हॉर्न बजा रहे हैं पर तू अबे ओए, ये क्या कर रहा तू? भूपेंद्र सिंह, भूपेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। आप लोग जाकर ऑफिस में बैठिए, मैं बच्चों को खाना बांट कर आता हूं। भूपेंद्र जी ये हैं, इन्हें कौन नहीं जानता है, ये हमारे बदलापुर के सबसे बड़े बिल्डर धनराज सेठ जी हैं। भूपेंद्र जी, मैं इस आश्रम की जगह बुर्ज खलीफा से भी ऊंची बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, इसलिए आप ये पैसे ले लीजिए और अपने अनाथ बच्चों को लेकर कहीं अच्छी जगह इससे भी बड़ी ज़मीन खरीदकर वहाँ आश्रम बना लीजिए। आपकी डील अच्छी है, पर माफ़ कीजिएगा, यह आश्रम बिकाऊ नहीं है। इसमें पूरे 25 लाख हैं जो आपकी हाँ का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद 2.5 करोड़ सीधा आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, अभी के अभी। यह आश्रम मेरे माता पिता ने बनवाया था, यह उनकी निशानी है, इसलिए मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। आप अपने पैसे ले जाइए और कहीं अच्छी जगह इससे भी बड़ी ज़मीन खरीद कर वहाँ बिल्डिंग बना लीजिए। सर, जब तक बूढ़ा जिंदा है हमें आश्रम नहीं मिलेगा, क्योंकि बूढ़ा जिस मिट्टी का बना है मुझे नहीं लगता वो कभी आश्रम बेचेगा। मार दो उसे। वो रेड बाइक से निकल गया है। काम हो गया सरकार। ओके, चल इसे उठाकर जंगल में फेंक देते हैं। सुबह तक जंगली जानवर इसकी हड्डी तक चबा जाएंगे। जिंदा है। आखिर भगवान ने मेरी सुन ली, तुम ठीक हो गए। आप कौन हैं बाबा, और मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो भगवान का सेवक हूँ। तुम मुझे 1 महीने पहले जंगल में खून से लथपथ बेहोशी की हालत में मिले थे। 1 महीने पहले? अगर ऐसा है तो मेरे बच्चे मेरे बिना कैसे रह रहे होंगे? बच्चे? बाबा, मेरा अनाथ आश्रम है, वहाँ बहुत सारे बच्चे रहते हैं। बेटा, तुम्हारे साथ हुआ क्या था? तुम जंगल में कैसे आए और तुम्हारा नाम क्या है? बाबा, मेरा नाम भूपेंद्र है। मुझे बस इतना पता है, आश्रम में एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी और मैं डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रहा था। तब सामने से एक ट्रक आया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता। ओम सिम हिम टीम सोम नमः। अनर्थ, घोर अनर्थ,
क्या हो गया बाबा? तुम्हारे आश्रम को जो इंसान खरीदने आया था उसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। उसने तेरा आश्रम और वहाँ के सारे बच्चों को जिंदा जला डाला है। अब वहाँ सिर्फ और सिर्फ राख बची है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। धनराज, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आ रहा हूं मैं। रुक जाओ भूपेंद्र। बाबा, मत रोकिए मुझे। जब तक मैं उन अत्याचारियों को खत्म नहीं कर देता तब तक आश्रम के बच्चों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और ना ही मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। मुझे बच्चों की मुक्ति के लिए उन पापियों को मारना ही होगा, मारना ही होगा। तो उनसे अकेला नहीं लड़ पाएगा, वो बहुत ताकतवर लोग हैं। तो क्या हाथ पर हाथ धरे मैं बैठा रहूंगा? तुम उन पापियों को सजा दोगे और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें उनसे लड़ने की शक्ति दूंगा। ओम ह्रीं सिं विजय, ओम ह्रीं सिं विजय भव। सर, आश्रम के डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए हैं। अब से वहाँ की हर चीज हमारी है। ये तो होना ही था प्रदीप। काश भूपेंद्र सिंह पैसे ले लेता। खामखा ही मारा गया और आश्रम के बच्चों को भी अपने साथ ले गया। अब तुझे लेकर जाऊंगा दुष्ट आदमी। तू तो मर गया था, फिर जिंदा कैसे हो गया? मत भूल, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जिस इंसान के साथ भगवान होता है उसे तू क्या, तेरे जैसे करोड़ों शैतान भी नहीं मार सकते। साले, पैसे लेकर भी काम ठीक से नहीं किया। और तू, तेरी किस्मत शायद उस दिन अच्छी थी जो तू बच गया, लेकिन आज तेरी किस्मत बहुत खराब है। आज तू नहीं बचेगा। भागने की बड़ी जल्दी है ना तुझे? मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हें नहीं मारा, मैंने तुम्हें नहीं मारा। जो भी तुम्हारे और तुम्हारे आश्रम के बच्चों के साथ हुआ उसमें सिर्फ धनराज सेठ का हाथ है। तुम्हें मारने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारा हाथ नहीं है? सबूत के लिए मुझे तुम्हारे दोनों हाथ देखने पड़ेंगे। दिखाओगे? देख लो, देख लो, अच्छी तरह देख लो, मेरे हाथों को अच्छी तरह देख लो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तुझे क्या लगता है तुझे मैं भगवान के लिए छोड़ दूंगा तो वो तुझे रख लेंगे? ना, ये तेरी गलत फहमी है। तूने भगवान का रूप कहे जाने वाले बच्चों को मारा है। उनकी शांति के लिए तुझे मरना होगा, मरना होगा तुझे। कभी कभी जिंदगी में हम कुछ ऐसी बातें मान लेते हैं जिसे लोग आगे चलकर कहते हैं कि उनकी मौत आई थी, इसीलिए यह सब हुआ। ऐसा ही कुछ घटा मुंबई शहर के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बनी एवरेस्ट बिल्डिंग के 13वें फ्लोर पर। ये बकवास तू अपने तक ही रख। भूत ने तेरे पड़ोसी को मार दिया। अबे भूत कुछ नहीं होते। अरे नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ। गांव में भी तो भूत होते हैं। अरे यार, यादव अंकल को भूत ने ही तो मारा था। वही तो ब्रो, जहां अनपढ़ गवार लोग होते हैं ना, वहीं ऐसी दकियानुसी बातें होती हैं। अरे मगर अच्छा एक बात बता, तेरा ये भूत शहर में भी ट्रेवल करता है क्या? उसको यहाँ बुला सकता है क्या अपने ऑफिस में? क्या तुम दोनों भी? ऑफिस खत्म होते ही तुम दोनों का ना जाने क्या शुरू हो जाता है। ओके गाइस, बहुत हुआ ये सब, अब चलो। अनिल सर, आप सच में भूतों को नहीं मानते? अबे तुझे क्या हो गया अब? नहीं सर, बताइए ना, क्या आप सच में भूतों को नहीं मानते? हाँ, नहीं मानता तो रुक के देखिए एक रात इसी ऑफिस में।
यकीन मानिए, आप भूत प्रेतों में यकीन करने लगेंगे। मतलब यहाँ हमारे ऑफिस में भूत है? आप रुकेंगे तो सब पता चल जाएगा। क्या देख रहा है? मैं तो भूतों में यकीन करता हूँ। तेरी जगह मैं होता तो भूल करके भी ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता। अब तू सोच तुझे क्या करना है। ठीक है, मैं रुकता हूँ, देखता हूँ तेरे भूत को। अरे यार, ओके ब्रो, योर विश। पूरा ऑफिस तेरा है, कहीं भी पसर जा। अगर डर से फटने लगे तो प्लीज कॉल मत। अच्छा चल, सॉरी, बाय बाय। अनिल ने एक ऐसी चुनौती स्वीकार की थी जिसका अंजाम क्या होने वाला है उसे खबर तक नहीं थी। वो 13वें फ्लोर के उस ऑफिस में अपना बचा कुचा समय काट रहा था, कभी इस कुर्सी पर बैठकर तो कभी उस कुर्सी पर बैठकर। कुछ ही देर में 12 बजने वाले थे। ये विजय तो विजय, साला चपरासी भी कमीना है। बेकार में ही ये चैलेंज लिया। इतने बड़े ऑफिस में तो कोई भी रात में अकेला होगा तो डर जाएगा। प्यास लगने लगी यार। दो पैग लूंगा ना, सारा डर निकल जाएगा। पता नहीं क्या हो रहा है यार। अब मजा आएगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? भूत जी, अगर आप सच में हैं तो आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। अनिल माफी तो मांग रहा था, लेकिन उसे क्या पता था जिंदगी और मौत का खेल तो शुरू हो चुका है। और उस खेल में सिर्फ एक वही नहीं था, और भी 3 जिंदगियां शामिल होने जा रही थी। अनिल, अनिल उठो, इट्स मी यार, उठो अनिल। मैं प्रीति, देख विजय और बाबू भी है, संभालो अपने आप को। सॉरी यार, हमें नहीं पता था कि तू शेर की खाल में खरगोश है, इतनी सी नौटंकी से डर गया। एनीवेज, हम तेरा अप्रैल फूल बना रहे थे। अरे अरे सॉरी बोला ना यार, माफ कर दे भाई। अरे इट्स ओके वगैरह कुछ तो बोल। और ये तू पीछे क्या देख रहा है? बाबू, ये एक्स्ट्रा नौटंकी ना तू लाया है। नहीं मैडम, मैं नहीं लाया इसे। कौन हो तुम? मैं भूत हूँ। ये कहानी सीख है उन लोगों के लिए जो भूत प्रेत को नहीं मानते, और ये कहानी सीख है उन लोगों के लिए भी जो अपने मजाक के लिए किसी के साथ भी कुछ भी कर जाते हैं। इसलिए हर मजाक सोच समझ कर करना चाहिए, और खासकर अप्रैल फूल वाला मजाक, क्योंकि भूत होते हैं। सुना था कि 1000 भ्रष्टाचारियों का पाला जब जब किसी ईमानदार ऑफिसर के साथ पड़ जाता है तो उनकी नींदें हराम हो जाती हैं। लेकिन यह सुनी सुनाई बातें मैंने आईएएस ऑफिसर रणसिंघे में देखी, जिसने मुंबई में ड्रग सप्लाई करने वालों की नींदें हराम कर रखी थी, मरने से पहले भी और मरने के बाद भी।
पैसा पूरा है, पूरे 250 ग्राम है, पर ये तू बेचेगा कहाँ? अक्खी मुंबई में तो ऑलरेडी सेट है। वहीं जहाँ कोई नहीं बेचता। मतलब बांद्रा फोर्ट। पप्पू को बंजर जमीन पर लहलहाती फसल उगाना अच्छा लगता है। जिस जगह की बात करते हुए तू इतनी डायलॉगबाजी कर रेला है ना पप्पू शाणे, वहाँ ड्रग्स बेचने वालों की मौत रहती है। आईएएस ऑफिसर का भूत रहता है उधर। जानता हूँ, वही आईएएस ऑफिसर ना जिसे 80 में मस्तान के मुर्गों ने बोरी में डालकर रस्सी में बांधकर वहीं बांद्रा फोर्ट के सामने समुंदर में फेंक के मार दिया था। अबे उस दिन से लेकर आज तक उस एरिया में जाकर जिसने भी ड्रग बेची है वो लाश बनकर ही वहां से लौटा है मेरी जान। बेकार की बातें हैं ये बड़े भाई। भूत प्रेत नहीं होते, काम वहीं से शुरू करेंगे अपन। उम्र में तुझसे बड़ा हूँ, मेरी बात समझ, मत जा उधर। छोड़ो ना बड़े भाई, तुम बस ब्रॉड स्क्रीन देखो, नोटों का आवन जावन देखो। आखे पुलिस डिपार्टमेंट को यही लगता है कि बांद्रा फोर्ट पर आईएएस ऑफिसर रणसिंघे का पहरा रहता है, इसलिए वो वहाँ राउंड नहीं लगाती। इसी बात का फायदा उठा के अपन वहीं से अपना काम ऑपरेट करेगा और लाखों करोड़ों कमाएगा। यही चपनी स्ट्रेटेजी है भाई। चलता हूँ। रुक, मुझे पता है तू आज के बाद यहाँ वापस कभी नहीं आएगा, इसलिए ये रख ले, मरने से पहले पूरी ऐश कर ले। थैंक यू भाई। बड़े भाई ने साफ शब्दों में पप्पू को समझाया था कि बांद्रा फोर्ट पर ड्रग्स बेचना मतलब रणसिंघे के भूत के हाथों मारे जाना। लेकिन खुद को बहादुर समझने वाले पप्पू की तो होनी उसे वहां बुला रही थी, वो रुकता भी कैसे। अरे पप्पू भाई, कोई भी नशेड़ी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हाँ भाई, सब बोल रहे हैं कि यहाँ आए तो रणसिंघे उन्हें मार देगा। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। भाई रणसिंघे सच में आ गया तो? हम इतनी देर से यहाँ हैं, कोई आया? सब बकवास है मेरे छगन मगन, कोई भूत वूत नहीं होता, सब बनाई हुई कहानियां हैं। खैर ये डर का माहौल बदलने में थोड़ा वक्त तो लगाएंगे, लेकिन ओपनिंग डे पर बोनी तो करनी पड़ेगी। कुछ पैसे हैं जेब में या फोकटो है ना भाई? ये 355 और मेरे पास भाई 150 हैं। जितने हैं बोनी के लिए बहुत हैं। ये पकड़ो, अब इसे बेचो या खाओ, माल तुम्हारा। पूरे 5000 का खालिस माल है, मौज करो। चलो अब कल नए तरीके से फील्डिंग करेंगे। ओ गॉड, रणसिंघे! रणसिंघे के इलाके में ड्रग्स बेचने के जुर्म में रणसिंघे तुम तीनों को सजाए मौत देता है। मौत से बचकर भागना हो तो यहाँ आकर ड्रग्स नहीं बेचनी चाहिए थी। अब तेरी बारी। आज की कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अगर तुम गलत काम करते हो तो एक ईमानदार ऑफिसर से एक नहीं, दो नहीं, पूरे एक शहर की दूरी बनाकर रखो, क्योंकि वो मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी निभाता है। बच्चों, कभी कभी जिंदगी में छोटी छोटी गलतियों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। यह गलतियां अक्सर लापरवाही से पैदा होती हैं, जिसमें जान भी जा सकती है। ऐसी ही गलती रागिनी ने की थी, जो मध्य प्रदेश के बियाबान जगह पर आदिवासियों के विकास के लिए काम कर रही थी। अचानक उसे फोन आया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, तो जल्दबाजी में ऑनलाइन टिकट बनाने बैठ गई। वो रात अमावस्या की रात थी। टिकट हो गई,
टिकट हो जाने से वो खुश थी, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि रात में रेलवे की साइट से टिकट बुक नहीं होती, लेकिन उसकी कंफर्म टिकट बुक हो चुकी थी। चंबल एक्सप्रेस कोच नंबर X13, टाइम 2 AM। सिर्फ 2 घंटे हैं, मुझे तुरंत निकलना होगा। रागिनी जितनी तेजी से अपना लगेज तैयार कर सकती थी करके 1 घंटा साइकिल चलाकर स्टेशन पर पहुंच गई। 2 बजने ही वाले थे। ओह गॉड, यहाँ मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं। अगर पापा की तबीयत खराब नहीं हुई होती तो मैं कभी इतनी रात में यहाँ नहीं आती। ये कौन सी ट्रेन खड़ी है? ये तो मेरी ही ट्रेन है, कोच भी मेरा है। हाँ माँ, ट्रेन मिल गई है। पापा कैसे हैं? ग्रेट। हाँ, मैं 12-1 बजे तक पहुंच जाऊंगी। रखती हूँ माँ, ट्रेन में चढ़ रही हूँ। वाओ, सीट का नंबर भी तेरा है। किसी के लिए लकी, किसी के लिए अनलकी। गॉड नोज मेरे लिए क्या होगा। इस बॉगी में तो कोई है ही नहीं। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? छोड़ यार रागिनी, इतने एडवांस दुनिया में दकियानूसी टाइप की कुछ मत सोच। जल्दी से फ्रेश होकर सो जा, वरना पूरा दिन खराब हो जाएगा। आप कौन हैं? मैं रागिनी हूँ। I'm sorry, रागिनी मैं हूँ और ये सीट भी मेरी है। किसी के लिए लकी, किसी के लिए अनलकी। ये सीट नंबर 13 मेरी है और मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। मैं उन्हीं से मिलने अपने घर दिल्ली जा रही हूँ। प्लीज आप जो भी हैं, मेरी शक्ल का मेकअप करके मुझे परेशान मत कीजिए। मैं पहले से ही परेशान और डरी हुई हूँ। ये सब क्या बकवास है? मेरे पापा की तबीयत खराब है और मैं जा रही हूँ दिल्ली। तू सही कह रही है, ये सब बकवास है, लेकिन यही बकवास तेरी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। तुम कौन? ये मैं हूँ। Oh God! बचाओ! बचाओ! इस ट्रेन पर मेरा अधिकार है रागिनी। यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं तुम्हें सुनने वाला। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। बिगाड़ा तो मैंने भी किसी का कुछ नहीं था, लेकिन इस डिब्बे में जब आग लगी थी तो मेरी मदद करने कोई नहीं आया था। मेरा भी परिवार था, मुझे उन लोगों ने उनके पास नहीं पहुंचने दिया। तब से मैं भी किसी को उसके परिवार से मिलने नहीं देती। लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ उसमें मेरी क्या गलती है? बोलो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। तुझे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। तूने इस डिब्बे में आकर बहुत बड़ी गलती की है। मुझे मारने से पहले ये तो सोच लो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे पेरेंट्स कितने दुखी हुए होंगे। क्या तुम ये चाहती हो कि किसी और के पेरेंट्स भी लगातार इसी तरह दुख में जिए और उनके बच्चे को मारने वाले को वो कोसते रहे और तुम यूं ही भटकती रहो? बोलो, क्या ये खूनी सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? तुम्हारी मौत की कीमत कितने इंसानों की जान है? बोलो, बोलो।
एक्सक्यूज मी, हेलो, उठिए उठिए। वो कहाँ है? कौन कहाँ है? नहीं, कुछ नहीं। पर इतनी सुबह तुम यहाँ इस वीरान स्टेशन पर क्या कर रही हो? मेरी ट्रेन थी रात की, चंबल एक्सप्रेस। क्या मैं आपकी टिकट देख सकता हूँ? बच्चे, पहली बात तो चंबल एक्सप्रेस रात में नहीं चलती, वो इस स्टेशन पर दोपहर 2 बजे आती है। और बोगी X13 को पिछले 13 साल से ट्रेन में नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि उसमें कविता नाम की एक लड़की शॉर्ट सर्किट की वजह से जलकर मर गई थी। मेरे ख्याल से किसी टेक्निकल एरर के चलते आपकी टिकट पर गलत टाइम और X13 प्रिंट हो गया है। मैं ठीक करवा देता हूँ। मेरी मर चुकी भावनाओं को जगाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब किसी का फैमिली मेंबर X13 में चढ़कर नहीं मरेगा। मेरे पेरेंट्स भी दिल्ली में रहते हैं, करोल बाग 12/26 में। प्लीज उनसे जाकर एक बार कह देना कि उनकी बेटी उनसे बहुत प्यार करती थी। उनकी कविता। रागिनी ने परेशानी में लापरवाही के साथ टिकट बुक जरूर करवा ली थी, लेकिन किस्मत से आज वो जिंदा है और उसकी वजह से कई और लोग मरने से बच गए। मगर हर किसी की किस्मत रागिनी जैसी बुलंद नहीं होती। सदियों से एक कहावत हम आए दिन सुनते आए हैं कि इंसान जो बोता है वही काटता है। इस बात का मतलब यह है कि कर्मा घूम फिर कर वापस आता है और हर बुरे कर्म का मूलधन और ब्याज सब वसूल लेता है। सालों से दिल्ली में रहने वाले अभय को बेंगलोर की एक आईटी कंपनी ने मैनेजर पोस्ट नौकरी पर रखा है। उसी सिलसिले में अभय अपने परिवार के साथ दिल्ली से बेंगलोर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन वो नहीं जानते कि इनके परिवार का कर्मा इनसे सवाल जवाब करने वाला है, जहां होगा मौत का खूनी खेल। शीला, ध्यान से अलार्म लगा लेना, कहीं ऐसा ना हो हम सोते रहें और स्टेशन छूट जाए। डोंट वरी पापा, आपकी बेटी ने आपका ये काम आधे घंटे पहले ही कर दिया है। पूरे 4 अलार्म लगाए हैं। थैंक यू बेटा, एक तू ही है जो हर काम सही करती है। तेरी माँ के ऊपर कोई काम छोड़ दो तो समझो गई भैंस पानी में। कुछ ज्यादा नहीं हो गया अभय? गुड नाइट। पानी है क्या? कौन है भाई? अभय, क्या हुआ? पापा, आप ठीक हैं? खून 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 खून। पापा, पापा आंखें खोलिए पापा, क्या हुआ? अभय, कैसा खून? खून खून। अभय होश में आओ। अभय! शीला, आकृति, वो यहाँ एक लड़की थी, उसने उसने खून खून की उल्टी की मेरे ऊपर। खून की उल्टी? मगर यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है भाई साहब ने कोई बुरा सपना देख लिया है। पानी पिलाइए इन्हें। हाँ हाँ, लीजिए, पानी लीजिए। बहुत 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 डरावना सपना था। सपनों का क्या है साहब, कभी हंसाते हैं तो कभी डराते हैं। तुम कौन हो? मेरा नाम काल है, अगला ही स्टेशन है मेरा, अरसिरकेरे जंक्शन। कुछ लोगों से मिलना है वहां, वैसे
आप कहाँ उतरने वाले हैं? हम तुमाकुरु उतरने वाले हैं। मेरे स्टेशन से अगला स्टेशन ही है, लेकिन संभल कर, वहां एक चुड़ैल भूत का साया है। किसी ने भी कुछ गलत किया होता है तो वो उसको छोड़ती नहीं है। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। हमने कभी किसी का गलत नहीं किया है। मेरा स्टेशन आ गया, जल्दी मिलते हैं। यह आदमी बहुत अजीब सा लग रहा था मुझे। अजनबियों की बातें अजीब लगना आम बात है पापा। हम्म तो हो जाए हाई फाई। अभय और उसका परिवार अपनी हंसी में बुरे सपने को पल भर में भूल गया, लेकिन अभय के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर नजर आने लगी थीं। मगर अपनी चिंता से ज्यादा अभी ध्यान उस स्टेशन पर देना था जहां उन्हें उतरना था। तुमाकुरु स्टेशन आते ही तीनों उतर गए। उस स्टेशन पर उतरने वाले वही 3 लोग थे। उनके उतरते ही ट्रेन आगे बढ़ गई। तीनों अब स्टेशन से चलने ही वाले थे कि तभी आकृति की नजर स्टेशन के एक कोने में जल बुझ रही लाइट पर अटक गई, जहां लाइट बुझते ही उसे सफेद कपड़े पहने लड़की दिखाई दे रही थी। उसे देखते हुए आकृति को ट्रेन में मिलने वाले अजनबी काल की बात याद आ गई। वहां एक चुड़ैल भूत का साया आए दिन देखने को मिलता है। अगर किसी ने कुछ गलत किया होता है तो वो उसको छोड़ती नहीं है। पापा, पापा देखो उधर कोई है। कहाँ बेटा? उधर पापा देखिए ना, वो वही तो खड़ी है। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। मेरे पास मत आओ पापा, मेरे पास मत आओ। आकृति सुनो, रुको आकृति। आकृति, आकृति क्या हुआ तुम्हें? रुको। छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। पापा, हे भगवान, आकृति हवा में। अभय, कहीं इसके पीछे स्टेशन का चुड़ैल भूत वाला साया तो नहीं? शीला की बात सुनकर अभय सकते में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। शीला को अपने सवाल से ज्यादा इंटरेस्ट अपनी बेटी में था, इसलिए अभय के जवाब से पहले ही वो वापस आकृति को बचाने दौड़ पड़ी। आकृति, आकृति। तभी वहां से एक और ट्रेन गुजरती है। उस ट्रेन के दरवाजे पर काल खड़ा है। अभय उसे जाता देखता है। काल मुस्कुरा उठता है। यह सब देखकर अभय की सांसें फूल जाती हैं। वो शीला के पीछे दौड़ता है। शीला, शीला रुको। कौन हो तुम और मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो? प्लीज, तुम जो भी हो, मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज, प्लीज छोड़ दो मेरी बेटी को। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूं, तो सच बोल। कैसा सच? मेरा सच। आरती? चलो याद तो आई। अब सच बता, वरना तेरी बेटी गई। नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत करना। अभय, ये जो पूछ रही है इसे बता दो प्लीज, वरना हमारी बेटी। प्लीज बता दो अभय। आज से 25 साल पहले इसी स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर पर एक कंपनी खुली थी। उसी कंपनी में आरती को बहुत अच्छी जॉब मिली थी। मुझे लगा अगर ये जॉब करने लगेगी तो मुझसे दूर हो जाएगी। आरती प्लीज सुनो तो, क्यों करनी है तुम्हें ये जॉब यार? मैं हूं ना काम करने के लिए। छोड़ दो इस जॉब को और वापस चलो मेरे साथ। अभय प्लीज, तुम चले जाओ यहाँ से। और ये जॉब मुझे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए करनी है, तुम्हारे लिए नहीं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, हम सिर्फ दोस्त हैं।
इसलिए प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो और ये शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो प्लीज। अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो तू भी अपने मन की नहीं कर सकती। बचाओ बचाओ बचाओ। मैंने आरती को एसिड डालकर मार दिया, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी। मैं पुलिस से बच गया और एक दिन में ये शहर छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो गया। लेकिन ये जगह मुझे फिर वही खींच लाई। मुझे माफ कर दो आरती, मुझे माफ कर दो। माफ किया? तुमने तो इसे माफ कर दिया आरती, लेकिन हम इन्हें माफ नहीं कर सकते। चलो बेटा। शीला, आकृति, प्लीज मेरी बात तो सुनो। शीला। लेकिन शीला और आकृति अभय की बात नहीं सुनते। तभी ऑपोजिट डायरेक्शन से एक ट्रेन आती है। जो काल अभय की बोगी में था, जो एक दूसरी ट्रेन के दरवाजे पर भी था, वही काल इस ट्रेन के इंजन में इंजन ड्राइवर के बाजू में खड़ा था। अभय ने अपनी ओर आती ट्रेन की ओर देखा और अपनी गिल्ट से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया और काल की ट्रेन उसे साथ ले गई। मुझे माफ कर देना प्लीज। इंसान चाहे जो कर ले, बुरे काम का नतीजा एक न एक दिन उसे भुगतना ही पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आप चोरी छुपे गलत काम करके बच जाएंगे, तो आप गलत सोचते हैं। काल हमेशा से हमारे साथ चलता है।